सभी को नमस्कार। आज का वीडियो एन कुमार क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास में पाषाण युग अर्थात प्रस्तर युग के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, आप लोगों को बताया जाएगा। प्रस्तर युग क्यों कहते हैं इसको, या पाषाण काल क्यों कहा जाता है? इसका मुख्य कारण यह है कि इस काल में मानव जीवन का जितने भी गतिविधि, चाहे वो उसके जीवन से संबंधित हो, चाहे उसके आर्थिक गतिविधि से संबंधित हो, सारे गतिविधि में पत्थर की भूमिका प्रमुख रही है। इसलिए हम लोग इसको पाषाण युग कहते हैं। इस समय में पत्थर का उपयोग भारी मात्रा में किया गया था विभिन्न रूपों में। सर्वप्रथम हम लोग ये देखते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति 400 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था, और इस पृथ्वी पे मानव, जिसे ज्ञानी मानव होमो सैपियंस कहते हैं, का उत्पत्ति 30 से 40 हज़ार वर्ष पूर्व हुआ था। हम लोग पाषाण युग को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। पुरापाषाण काल, इसको पैलियोलिथिक कहते हैं, मध्य पाषाण काल जिसे मीसोलिथिक कहते हैं, और नवपाषाण काल जिसे नियोलिथिक कहते हैं। विकास का काल, हम इन तीनों काल को विकास काल के रूप में देखते हैं कि इससे संस्कृति का नवपाषाण, पुरापाषाण संस्कृति या मध्यपाषाण संस्कृति, नवपाषाण काल जो संस्कृति है, इसका विकास का काल क्या है? विद्वानों, इतिहासकारों के द्वारा इसका काल प्लाइस्टोसिन काल, या उसको दूसरे अर्थ में अति नूतन, अभिनूतन या हिमयुग। आपको ऑप्शन में यही 3 काल रहेंगे। प्लाइस्टोसिन काल, अगर ये ऑप्शन में नहीं रहा तो अति नूतन रहेगा, ये ऑप्शन में नहीं रहा तो अभिनूतन रहेगा, या हिमयुग। ये चारों का अर्थ एक ही होता है। यहाँ पे विद्वानों के द्वारा कोई ऐसा काल का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम काल क्रम के बारे में जानते हैं कि इसका काल क्रम क्या है। तो सभी विद्वानों ने विभिन्न प्रकार के काल क्रम निर्धारित किए हैं। इसे समान अर्थों में अगर इसका काल क्रम देखा जाए तो 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के बीच पुरापाषाण काल को रखा गया है। मध्यपाषाण काल के अंतर्गत इसको 10,000 BC से 8,000 BC अर्थात 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व इसको रखा गया है। नवपाषाण काल को 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व मोटे तौर पे इसको माना जाता है। खोजकर्ता कि आखिर ये इस संस्कृति का खोज किसने किया, किसने अनुसंधान किया ये पाषाण संस्कृति का, तो अगर हम पुरापाषाण काल में देखते हैं तो इसका खोजकर्ता 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट था। मध्यपाषाण काल के खोज सीएल कलाइल ने किया। यहाँ ऐसा कोई उल्लेख प्राप्त नहीं है। मानव का जीवन, इस काल में मानव का जीवन कैसा था? मानव का जीवन हम लोग देखते हैं चरण बाय चरण। तो इस काल में अगर पुरापाषाण काल को देखते हैं तो पुरापाषाण काल में मानव का जीवन वो अस्थायी जीवन था। मनुष्य एक स्थान पे स्थिर नहीं था, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ, इस प्रकार के जीवन वो जीते थे। उनका जीवन का आधार था शिकारी, उनका जीवन का रूप शिकारी थे, यानी आखेट शिकार करना, और ख़ास अपने जीवन यापन के लिए वो शिकार करते थे भोजन के लिए, और खाद्य संग्रह कि खाना कैसे मिले, भोजन कैसे मिले, पेट कैसे भरे, ग्रामीण भाषा में अगर कहें तो सिर्फ वो खाने पे बल देते थे, और उसका खाने का आधार जो था वो शिकार था। और शिकार ये लोग मुख्य रूप से पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे। अगर हम मध्यपाषाण काल में देखें तो मानव का जीवन यहाँ भी अस्थायी है, अभी जीवन अस्थायी नहीं हुआ। नवपाषाण काल में इनका जीवन अस्थायी हो गया था। ये लोग, इसका मुख्य आधार है कि इस काल में जीवन अस्थायी होने का इसका मुख्य आधार है कि इस काल में खाद्य उत्पादक हो गए थे, अर्थात कृषि कार्य मानव, इस समय के मानव कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिए थे, जिसे कृषि कार्य में हम लोग झूम की खेती कहते हैं। और इस काल में अगर मध्यपाषाण काल में हम देखेंगे तो यहाँ से बढ़ते हैं शिकारी जारी है। खाद्य संग्रह के स्थान पे यहाँ पे पशुपालक हो गए,
अब यहाँ पे शिकारी पशुपालक के शिकारी समाप्त हो गया, खाद्य उत्पादक हो गए। इसका मतलब है कि यहाँ पे पशुपालन जारी है, पशुपालन जारी है, पशुपालन जारी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खाद्य उत्पादक हो गए तो पशुपालन नहीं कर रहे हैं, पशु का समाप्त हो गई अवधारणा, ऐसी बातें नहीं है। तो आप पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण, नवपाषाण काल को आप देख लिए हैं। विकास का काल भी आपने देखा। कालक्रम 2 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व, 8,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व। खोजकर्ता रॉबर्ट ब्रूसफुट जो 1863 ईस्वी में खोज किया था मध्यपाषाण काल को, CL कार्लाइल ने खोज किया था। अगर इनका जीवन देखते हैं तो अस्थाई जीवन, जो यहाँ पे जीवन भी अस्थाई है, यहाँ पे अस्थाई जीवन, इन लोग के जीवन का आधार अस्थाई हो गया था। शिकारी, आखेट एवं खाद्य संग्राहक, आखेट को शिकारी को आखेट कहते हैं, यानी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक थे। इस काल में मध्यपाषाण काल में शिकारी एवं पशुपालक, यहाँ पे शिकारी के स्थान पे परिवर्तन हो गया, यहाँ पे अब आ गया खाद्य उत्पादक हो गए और पशुपालक जारी है। तो न इस काल के गतिविधियों को हम लोग ने देखा है। पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल में हम आगे देखते हैं कि इसमें औजार के आधार पे, औजार के विभिन्नता के आधार पे इसे 3 कालों में बांटा गया है। औजार जो पुरापाषाण काल में जो औजार था वो मोटे रूप से बड़े बड़े पत्थरों का बना होता था। पाषाण कोनी पत्थर को अष्टापी कहा गया है। इसमें कुल्हाड़ी, हस्तकुठार, इसको हैंड एक्स भी कहते हैं, बिदरानी को कलीबर कहते हैं, खंडक यानी चॉपर। इस काल में पुरापाषाण काल में मानव 3 प्रकार के पत्थर का औजार का प्रयोग करते थे। मध्यपाषाण काल में तो इससे सूक्ष्म है। पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल का संक्रमण काल कहा जाता है। यानी इस काल में विकास का एक संक्रमण काल है। ये प्रारंभिक विकास का प्रारंभिक काल है मानव जीवन का, और ये विकास का मध्य का अंतिम काल है। इसके बीच में जो थोड़ा सा विकास हुआ उसे हम मध्यपाषाण काल में रखते हैं। तो कहने का मतलब एग्जाम्पल में अगर यहाँ पे औजार का रूप था इतना मोटा पत्थर, तो इसे यहाँ पे थोड़ा सा इस रूप देने का मनुष्य प्रयास किया गया, ठीक है। और यहाँ पे आके जो औजार हो गया एकदम सीधा नुकीला, एकदम इस रूप में जो भी औजार बनता था इस रूप में। इस काल में जो कुल्हाड़ियाँ बना है वो पॉलिशदार पत्थर का बना है। कहने का मतलब कि मानव लोग अपने जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए जो पत्थर का औजार बनाया, और पत्थर के औजार के आधार पे कालों का निर्माण हुआ। मान लीजिए कि मानव को इस काल में मानव के पास ज्ञान कम था, तो चूँकि इस काल में मानव खाद्य संग्राहक थे, शिकार पे ही निर्भर रहते थे, तो जीवों को मारने के लिए जो वन में जो जीव था उसको मारने के लिए मोटे पत्थर से मार देता था, मार दिया। लेकिन आगे फिर देखा कि कुछ ऐसे जीव होगा जो बड़ा पत्थर से नहीं मरता होगा, तो उसके लिए वो मानव इस काल के मानव कुछ प्रयोग किया होगा, कुछ पत्थर को बैठे बैठे घींचता होगा और उससे मारा होगा, तो अच्छा इससे ये जीव मर जाता है। तो इस काल को विद्वानों ने इसको मध्यपाषाण संक्रमण काल, और इस काल में तो मानव का विकास काफ़ी आगे हो चुका था। इस काल के मनुष्य में उनके ब्रेन, तो इस काल में जो कुल्हाड़ियाँ जो बना, जो कुल्हाड़ियाँ आप यहाँ देख रहे हैं मोटे प्रकार का, यहाँ पे पॉलिशदार पत्थर का बना। फलक जो आप यहाँ देख रहे हैं मोटे प्रकार का, लेकिन ये ब्लेड टाइप का बन गया। तछनियों जिसको बुलिन्स कहा जाता है। अब स्थल देखते हैं कि यूपी इस काल में जो पुरापाषाण काल में जो स्थल है, उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, बिहार में छोटा नागपुर का जो पठार है इस काल के स्थल है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका नाम सुने होंगे, जहाँ से सबसे प्राचीन शैल चित्र, भित्ति चित्र यानी गुफा जो बना है उसके अंतर्गत जो चित्रांकन हुआ है वो इसी काल का है। उसके बाद मध्यपाषाण काल में हम लोग स्थल देखते हैं, तो इस काल में राजस्थान का बागोर स्थल, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ जो मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़ स्थल, कर्नाटक में कृष्णा घाटी इस काल के स्थल है।
नवपाषाणकालीन स्थल अगर हम देखते हैं तो कश्मीर में बुर्ज होम है, बलूचिस्तान में मेहरगढ़ है और बिहार का चिरांद इस काल के प्रमुख स्थल है। अगर हम इस काल के मानव जीवन का, भले वो इस काल के मानव खाद्य संग्राहक थे, लेकिन उनके द्वारा जो पत्थर, अपने जीवन में जो पत्थर का उपयोग किए गए और विभिन्न प्रकार का जो रूप दिखता है औजारों का, उससे स्पष्ट होता है कि मनुष्य के जीवन में आर्थिक गतिविधि का विकास हो चुका था। जैसे कृषि, तो यहाँ पे कृषि का कोई रूप नहीं है क्योंकि यहाँ के मुख्यतः शिकारी थे। यहाँ भी कृषि का कोई विकास का साक्ष्य नहीं मिलता है। यहाँ पे झूम कृषि, पहली बार झूम कृषि, झूम कृषि का मतलब होता है जो पर्वतीय क्षेत्र में होता है। झूम कृषि शुष्क या नमी भूमि में की जाती है। आज भी झूम कृषि पर्वतीय क्षेत्र, हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र में आए पूर्वोत्तर भारत में आप देखिएगा तो झूम कृषि आज भी है, ये अवधारणा विद्यमान है। झूम कृषि में फसल यहाँ पे लगाया गया, मान लीजिए इस स्थल पे, फिर कुछ दिनों के बाद दूसरे स्थल पे लगाया जाता है, पुनः उस स्थल पे 3 से 4 साल के बाद ही लगाया जाता है। उसको बोलते हैं झूम कृषि, यानी घूम घूम के भूमि की नमी शुष्कता के आधार पे, नमी के आधार पे। खेती यहाँ कोई रूप नहीं है, स्वाभाविक है, यहाँ भी कोई रूप नहीं। झूम कृषि है तो स्वाभाविक है कि झूम खेती। इस काल में मानव प्रथम फसल के रूप में गेहूं और जौ का उत्पादन प्रारंभ कर दिए। अगर फसल के रूप में तो उसका साक्ष्य हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। अगर हम अनाज में देखते हैं तो अनाज का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं है, कोई अवधारणा नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। चावल अनाज के रूप, भले चावल की खेती ये लोग नहीं करते थे, लेकिन चावल का प्रयोग का साक्ष्य हमें मिला है। प्राचीनतम है लहुरा देव, दूसरा है कोल्डीवा इलाहाबाद में पड़ता है। यहाँ से चावल की खेती, ये चावल के अनाज का साक्ष्य मिला है इस काल में। पशुपालन, यहाँ पे पशुपालन नहीं है, पशुपालन यहाँ पे प्रारंभ हो गया, स्वाभाविक है, पशुपालन यहाँ भी जारी है। लेकिन मनुष्य सर्वप्रथम बार अगर किस जानवर को पालतू बनाया तो कुत्ता। स्वाभाविक है, कुत्ता प्राचीन काल से आज तक जीवन में नहीं छोड़ा है। आज भी गांव में आप देखते होंगे या शहर में कि कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो मनुष्य के साथ सहपाठी रहा है, हमेशा उसके दरवाजे के आगे बैठा रहता है और वफादार जानवर है। इसलिए यह कुत्ता जो है मनुष्य नवपाषाण काल में उसको पालतू बनाया था, कुत्ता पशु को। और ये आज तक प्रचलन में। चाक एवं पहिया का आविष्कार पुरापाषाण काल में नहीं देखते हैं। चाक एवं पहिया का आविष्कार कैसे हो गया, कैसे आप अनुमान लगाइएगा। उस समय आदिम मानव भी उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील था। कहीं पहाड़ पे बैठे होंगे, पैर में फंस गया होगा एक पत्थर, वो नीचे लुढ़क गया होगा। अगर लुढ़क गया होगा तो उनके दिमाग में आया हो, अच्छा ये ऐसा होता है। यानी उसी से कॉन्सेप्ट क्या आ गया, चाक का भी और पहिया का भी। तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे चाक और पहिया का आविष्कार विद्वानों ने माना है कि नवपाषाण काल में हुआ। अगर आग का आविष्कार इस काल में हुआ। पहाड़ पे मनुष्य बैठे होंगे, पर्वत पे पत्थर से पत्थर टकराया होगा, तो स्वाभाविक है कि पत्थर से पत्थर जब टकराता है तो चिंगारी निकलती है, तो आग का आविष्कार ही माना जाता है और ये जारी है। अगर हम इसको वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान भारत में अगर देखते हैं, इसको मौख परीक्षा के दृष्टिकोण से नवपाषाण काल को, ये पाषाण काल को विश्लेषण करते हैं, तो आग का आविष्कार किस विज्ञान को बताता है, रसायन विज्ञान का। यानी मानव रसायन विज्ञान की खोज पाषाण युग में कर चुका था। भले अभी हम रसायन शास्त्र पढ़ते हैं, केमिस्ट्री, लेकिन आग का आविष्कार अगर न पुरापाषाण काल में हुआ यानी पाषाण युग में, इसका मतलब है कि मनुष्य ने रसायन शास्त्र की खोज कर लिया था। कृषि में अगर हम देखते हैं कि तो कृषि विज्ञान की अवधारणा भी आ गई है। अगर हम देखते हैं ये आपको चाक एवं पहिया, तो चाक एवं पहिया किस विज्ञान को बताता है, भौतिकी विज्ञान को नहीं, भौतिकी विज्ञान की अवधारणा, फिजिक्स की अवधारणा हमारा आपको पाषाण काल में आ गया है। आगे हम देखेंगे शैल चित्रकला में, तो चित्रकला की अवधारणा अगर देखिए, गणित यानी गणित की अवधारणा
चित्रांकन की अवधारणा हमारा यहाँ पे आ गया। अगर कुल्हाड़ी में पॉलिशदार पत्थर, इसका मतलब है कि इस काल में नवपाषाण काल में पॉलिशदार पत्थर का प्रयोग करते। ये भी केमिस्ट्री विज्ञान को बताता है, पॉलिश नहीं, केमिस्ट्री विज्ञान की अवधारणा यहाँ आ गया। तो कहने का मतलब है कि मनुष्य का दृष्टिकोण हमेशा प्रगतिशील रहा, पुरापाषाण से मध्यपाषाण काल होते हुए नवपाषाण काल तक पहुंचा है। और जो हम लोग देखते हैं पीठी दृष्टिकोण से, या हमेशा इसको स्मरण में रखना है कि यहाँ पे मोटे पत्थर का एक रूप है जो यहाँ थोड़ा पतला हुआ है, फिर यहाँ पे काफ़ी पतला हो गया है, और यही रूप है पत्थर का। और स्थल ये है। और आर्थिक गतिविधि में हम लोग कृषि, खेती, अनाज, पशुपालन, चाक एवं पहिया को देखें का मतलब नहीं है, जहाँ है ठीक है, इसका मतलब है यहाँ प्रारंभ हो गया है, यहाँ पशुपालन यहाँ प्रारंभ हो गया है, पहिया चाक पहिया यहाँ आया है, आग यहाँ जारी है। तो इस काल पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण। अब हम पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल का कुछ और पहलू उसे हम देखते हैं। नवपाषाण, पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के अंतर्गत हम कुछ इस काल के मानवों का सांस्कृतिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो कला के रूप में पुरापाषाण काल में कलाकृतियाँ का जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है पल्लावरम से, जो मद्रास क्षेत्र में आधुनिक मद्रास क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिसे चेन्नई भी कहते हैं। इस काल में शैल चित्र, चित्रकला या भित्ति चित्रकला का साक्ष्य भीमबेटका से प्राप्त हुआ है। मध्यपाषाण काल में किसी प्रकार इस प्रकार का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। नवपाषाण काल में अगर सबसे चर्चित है बुर्जहोम, मानव का कंकाल, कुत्ते का कंकाल और गर्त आवास मिला है। अगर हम इस काल में देखते हैं चिरान, जो बिहार में है, बीपीएससी दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है कि मानव के विभिन्न, मानव के हड्डियों, मानव के अस्थियों के विभिन्न प्रकार का औजार सबसे अधिक यहीं से मिला है, चिरान से सबसे अधिक मिला है। तो प्राचीन भारत में पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल के जितने भी प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी आयाम था, मुख्य रूप से जितने भी तथ्य थे, फैक्ट जो परीक्षा में आमतौर पे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है, उसे इस क्लास के माध्यम से आप लोगों के बीच में बताने का प्रयास किया गया है संरचनात्मक रूप से, और इसे मुख्य तथ्य अंकित किया गया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही अगर आप लोगों को किसी प्रकार का सुझाव होगा तो टेलीग्राम के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से ज़रूर देने का कृपा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।